गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवालों को बताया था। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर यानी 6 तक हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर आगे 7 से 14 तक के जो सवाल हैं उनके लिए देखिए आज समझाते हैं आप लोगों को। जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये जो आव्यूह विधि है इससे आपको हल करना है। और ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये लगभग हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। या तो आव्यूह विधि से समीकरणों के हल पूछे जाएंगे या तो उसमें ए इन्वर्स निकालने को पूछा जाता है। ठीक है, इन दो में एक ना एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ये मार्किंग चैप्टर है। मार्किंग इसलिए क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए 8वां सवाल ले रहे हैं जिसमें लिखा है 2x - y = -2 पहला समीकरण है और 3x + 4y = 3 ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले जब इसको हम आव्यूह विधि से हल करेंगे तो इस समीकरण को पहले हम आव्यूह रूप में बदलेंगे। तो उसके लिए बदलने के लिए फार्मूला होता है ax = b। ax = b। a में हम x और y के गुणांकों को रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये x के गुणांक हैं। ये पहले समीकरण में x का गुणांक, ये दूसरे समीकरण में x का गुणांक। ये पहले समीकरण में y का गुणांक, ये दूसरे समीकरण में y का गुणांक। तो ये आपका a हो गया इंटू x। कैपिटल X जो होता है ये आपके जो यहाँ पर चर यूज किए गए हैं उनको कॉलम वाइज लिखा जाता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि x के गुणांक भी कॉलम वाइज, y के गुणांक भी कॉलम वाइज, फिर जो चर है वो भी कॉलम वाइज और बराबर में जो आचर होते हैं ये भी कॉलम वाइज, सभी को कॉलम में रखते हैं। तो यहाँ देखिए ये ax = b में ये a का मान है, ये x का मान है और ये b का मान है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम a को इस तरफ ले आएंगे तो जब चाहे कहते हैं कि बटे में लिखते हैं या इसको ऊपर लिखेंगे तो हम a इन्वर्स b लिखते हैं, यानी a जो है a इन्वर्स हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया a इन्वर्स b। यानी हमें अगर x का मान ज्ञात करना है तो हमें a इन्वर्स b को हल करना पड़ेगा। तो a इन्वर्स b को हम तभी हल कर सकते हैं जब हमें a बराबर जो मान दिया जा रहा है उसका हम इन्वर्स निकाल लें, उसका हम इन्वर्स निकाल लें और उसको b से गुणा कर दें। तो उसके लिए हमें अब करना क्या है, हम जो a बराबर ये जो आव्यूह दिया जा रहा है इसका हम इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ये a बराबर, ये x बराबर, ये b बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम पहले a का सारणिक मान निकालेंगे। सारणिक मान इसलिए कि पहले हम ये इसका क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे। ठीक है, तो जब हम सारणिक मान निकालेंगे तो 2/2 ऑर्डर के लिए मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, इसको हल करेंगे तो इसका मान 11 आएगा। 11 का मतलब हुआ कि 0 के बराबर नहीं है। और जब किसी भी दिए गए आव्यूह का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता है इसका मतलब a इन्वर्स का अस्तित्व है और इसका अद्वितीय हल होगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो समीकरण निकाय हमें दिए जा रहे थे उसका हल जो है वो अद्वितीय होगा। तो अब उस अद्वितीय हल को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखिए a इन्वर्स का मान निकालना है। तो उसके लिए पहले हम एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक मान, तो एडजॉइंट a निकालना होगा। तो एडजॉइंट a तभी निकाल सकते हैं जब हम सभी दिए गए आव्यूह के सह गुणनखंड निकाल लें। तो सह गुणनखंड हमने सभी के निकाले, C11, C12, C21, C22, सभी का हमने क्या किए, ये निकाल लिए सह गुणनखंड। सह गुणनखंडों से फिर प्राप्त आव्यूह ज्ञात कर लिया। जब ये आव्यूह ज्ञात हो जाएगा तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट a ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, किसका मान निकल आएगा, एडजॉइंट a का मान निकल आएगा। तो इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। ये सारे चीज़ निकालने आपको पहले ही वीडियो में बताए जा चुके हैं, इसलिए हम इन पे यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ इसके मेथड पर केवल फोकस कर रहे हैं कि आपको क्या क्या निकालना होगा, किस क्रम से निकालना होगा। ठीक है, तो आप पुराने वीडियो से इसकी डिटेल सीख सकते हैं। यहाँ पर केवल कैसे निकालना है इन समीकरणों के हल, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमने एडजॉइंट a निकाला। देखिए एडजॉइंट a का मान ये निकाल चुके हैं और इसके पहले हम a का सारणिक मान निकाल ही चुके हैं। तो अब फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला भाई क्या होता है, फार्मूला होता है a इन्वर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक मान। तो एडजॉइंट a की जगह एडजॉइंट a का मान और a के सारणिक मान की जगह a का सारणिक मान लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने a इन्वर्स का मान ज्ञात कर लिया। तो
तो आपको करना क्या था, ए इनवर्स का मान निकालना था। जो ए बराबर अवयव दिया जा रहा था उसकी सहायता से आपको ए इनवर्स का मान निकालना था। जब ए इनवर्स का मान निकल आएगा तो आप समीकरण एक्स में, समीकरण एक क्या था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी था, यही हमने पहले लिखा था, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर आप ए इनवर्स का मान ए इनवर्स की जगह इंटू बाद में हम बी का मान रख देंगे और ये एक्स का मान लिखा हुआ है, यानी हमने मान लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/11 बाहर लिखा रहेगा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस वही है, कॉलम से क्षैतिज दिशा में रख के उस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मान देखिए ये निकल के आ जाता है। तो 11 से डिवाइड करने पर माइनस का 5/11 और 12/11 ये आ गया। अब जब हम ये अवयव इस अवयव के बराबर है और इसमें जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए यक्स का मान आ जाएगा -5/11 और वाई का मान आ जाएगा 12/11। तो इस तरीके से आपके ये दोनों हल हो गए, और ये हल किस विधि से किए हैं हमने, अवयव विधि से, ठीक है ना। तो अब ध्यान आया, अवयव विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें किसी सवाल को अवयव विधि से हल करना है तो हल करने के लिए वहाँ पर ax बराबर b में समीकरण को लिख लेते हैं, जिससे x बराबर a इनवर्स b बनता है। तो हम a इनवर्स का मान निकालते हैं और उसको a इनवर्स का मान निकाल के b से गुणा कर देते हैं। जब b गुणा करेंगे तो एक अवयव बनेगा, तो हम क्या करेंगे, x वाले अवयव से उसको हम तुलना करेंगे, तो हमें x, y, z जितने भी अचर होंगे वहाँ पर उसके मान निकल आएंगे। तो ये इसके निकालने का तरीका है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए आगे एक और सवाल लेते हैं। अभी जो सवाल हमने हल करके आपको बताया था वो x और y दो चर राशियों पर निर्भर था। अब यहाँ जो हम अगला सवाल ले रहे हैं उसमें x, y और z तीन चर राशियाँ प्रयुक्त हुई हैं, ठीक है। अब तीन में देखिए तरीका वही है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो तीन समीकरण दिए जा रहे हैं, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, इन तीनों समीकरणों को सबसे पहले तो हम ax बराबर b में लिख लेंगे। तो ये देखिए अब कैसे लिखे गया है। अब देखिए हमने क्या कहा था, एक में x, y, z के गुणांकों को लिखा जाता है और कैसे लिखते हैं, कॉलम में। तो देखिए x का गुणांक देखिए इसी क्रम में, पहले x का गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो देखिए 1 3 2। अब y के गुणांक में देखिए -1 4 -1, तो -1 4 -1। फिर z के गुणांक देखिए 2 -5 3, तो 2 -5 3, ठीक है। ये एक मान हो गया इनटू, अब ए के बाद क्या है, कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स में क्या रखते हैं, कैपिटल एक्स में हम चर राशि को रखते हैं, मतलब अननोन वेरिएबल्स को रखा जाता है। तो अननोन वेरिएबल्स यहाँ कितने हैं, x, y और z तीन है, तो इनको कॉलम में लिखिए। तो x, y, z, ठीक है, बराबर b में अचर राशि बराबर में जो कांस्टेंट है उनको रखा जाता है, मतलब 7 -5 12, तो 7 -5 12, तो ये हमने लिख दिया ax बराबर b के फॉर्म में। अब इसके बाद x बराबर a इनवर्स b लिख दिया। ये कैसे आया, a को इधर ले आएंगे तो a इनवर्स b बनेगा। तो अब हमें यही करना है, ये जो हमें a बराबर अवयव दिया जा रहा है इसका हम इन्वर्स ज्ञात करेंगे और इन्वर्स यहाँ रख के b से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद x वाले अवयवों से तुलना कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक मान। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे a बराबर ये मान है, x बराबर ये, b बराबर, तो हमने a का सारणिक मान निकाला। तो a का सारणिक मान निकाला तो देखिए हल करने के बाद हमें इसका मान मिला 4। आप ये देख लीजिए एक एक चीज़ यहाँ पर हमने हल करके आपको बताई हुई है। ये हमने आपको हल करके जो बताई हुई है ये आप प्रैक्टिस करिए और देखिए यही मान आपसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले पुराने वीडियो देखिए, उसमें ये देखिए कि a का सारणिक मान हमने निकालना कैसे बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का सारणिक मान 4 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है, और जब किसी अवयव का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होता है इसका मतलब वो उसका a इनवर्स का अस्तित्व होगा और उसका वहाँ पर जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अद्वितीय हल होगा तो उस अद्वितीय हल को हमें ज्ञात भी करना होगा। ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर पहले एडजॉइंट a निकालेंगे।
तो उसके लिए हमने सह गुणनखंड निकाल लिया है। अब सह गुणनखंड यहाँ पर देखिए, चूँकि 3/3 ऑर्डर का अवयव है तो यहाँ पर टोटल 9 अवयव होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए सभी 9 अवयव के हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सह गुणनखंड निकालेंगे। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी के सह गुणनखंड निकाले और सह गुणनखंडों से हमने अवयव बना लिया। ठीक है, जब ये अवयव बनकर तैयार हो जाएगा, जब ये अवयव बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम उससे सहखंडज अवयव बनाएंगे। सहखंडज अवयव क्या होता है? जो सह गुणनखंडों से अवयव था उसी का जो परिवर्त होता है, उसी का जो परिवर्त होता है वही उसका सहखंडज अवयव होता है। तो जब एडजॉइंट ए का मान निकल आएगा तो हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ए इनवर्स होता क्या है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। ए इनवर्स अपॉन ए का सारणिक मान। ठीक है, अब इसके बाद में एडजॉइंट ए का मान एडजॉइंट ए की जगह रख देंगे और ए के सारणिक मान का ए के सारणिक मान यानी बटे में रख देंगे। ठीक, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। जब ए इनवर्स आ जाएगा तो समीकरण 1 में ए इनवर्स की जगह उसका मान रखेंगे इंटू बी। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही इनका मल्टीप्लाई आप करिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 213। और 213 में जब तुलना करेंगे तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। तो ये आपके इस समीकरण के निकाल के हल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल करेंगे। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में आपको हम बता रहे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके लानी है। और ये है थोड़ा सा देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको समीकरण केवल बना रहे हैं। लिखा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। और 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक का मूल्य उसको हम मान लेंगे। तो माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये, 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य y रुपये, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपये। इतना तो हमने मान लिया। अब देखिए पहला समीकरण, पहली कंडीशन थी कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। तो देखिए 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये हमने माना है, तो 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य 4x हो जाएगा। 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य y रुपये माना है, तो 3 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 3y हो जाएगा। और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य इसी तरह से 2z यानी हो जाएगा। तो टोटल मूल्य कितना है, टोटल मूल्य के लिए जोड़ दीजिए तो 4x + 3y + 2z बराबर कितना हो गया, 60 यानी 60। इसी तरह से दूसरा समीकरण, ये 2 किलोग्राम प्याज के लिए 2x, 4 किलोग्राम गेहूँ के लिए प्लस का 4y, 6 किलोग्राम चावल के लिए प्लस का 6z और बराबर टोटल मूल्य बराबर 90। ये दूसरा समीकरण। तीसरे समीकरण के लिए तीसरी कंडीशन दी जा रही है, 6 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना है, 6x हो जाएगा। 2 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 2y हो जाएगा और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3z हो जाएगा। ठीक है ना, इसका टोटल मूल्य बराबर 70। तो ये आपके 3 समीकरण बन गए। अब इन तीनों समीकरणों को आप ax बराबर b में लिखिए और उससे x बराबर a इनवर्स b यानी a इनवर्स का मान निकाल के b से गुणा कर दीजिए और उसको विधिवत उसी तरह हल कर लीजिए जैसे आपको अभी हमने पिछले सवालों को समझाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को उम्मीद है जल्दी सॉल्व करेंगे और जो समस्या हो तो अगर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। इसके बाद जो विविध प्रश्नावली है ये आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।